हाय, इस वीडियो में हम समझेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फोर्थ में इसका जिक्र है और ये आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 में इसका उल्लेख किया गया है। ये हमारे संविधान में आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसको नॉवेल ऑफ फीचर्स कहा गया है बाय द डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया बाय दिस ग्रैनविल ऑस्टिन। अब बात करेंगे हम फीचर्स की। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है दैट इज द ये क्या है, स्टेट के लिए एक इंस्ट्रक्शन है और रिकमेंडेशन है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज ये स्टेट के लिए इंस्ट्रक्शन है और ये रिकमेंडेशन है व्हाइल मेकिंग द लॉ। जब स्टेट जो है लॉ बनाता है उस समय डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को ये ध्यान में रखता है। तो उसके बाद इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंदर में इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल प्रोग्राम को बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से लिखा गया है। देन थर्ड फीचर इज दी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो है ये क्या है, नॉन जस्टिसेबल है। इसका मतलब ये कि जैसे फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में आप अंडर आर्टिकल 32 आप सुप्रीम कोर्ट मूव हो सकते थे, लेकिन फॉर द जस्टिस बट इस केस में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के वायलेशन में आप आप किसी भी कोर्ट में जस्टिस पाने के लिए नहीं जा सकते। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नॉन जस्टिसेबल हो गया। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज ये हेल्प करते कोर्ट को टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज यूज आते हैं। अब बात करेंगे हम इसके क्लासिफिकेशन की। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो है एज पर द कंटेंट और उसके अंदर जो आइडियोलॉजी है, ठीक है, या हम बोल सकते हैं उसके अंदर जो डायरेक्शन बताई गई है उसके हिसाब से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को मेनली तीन पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज द सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। इन तीन प्रिंसिपल के बेस पे हम जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंदर में जो भी लिखा है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। अभी हम वन बाय वन एक एक प्रिंसिपल को हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला सोशलिस्ट प्रिंसिपल। सोशलिस्ट प्रिंसिपल में जो आर्टिकल 38 है उसमें ये लिखा है, मेनली ये क्या करता है, वेलफेयर, जो लोगों का वेलफेयर है उसको प्रमोट करने की बात करता है। जैसे सोशल हो गया, इकोनॉमिक हो गया या पॉलिटिकल पॉलिटिकल जो भी वेलफेयर है वो प्रमोट करने की बात करता है। और एक चीज़ आर्टिकल 38 में ये बोलता है कि जो स्टेट है उसको मिनिमम मिनिमम इन इक्वलिटी लाना पड़ेगा, इनकम के सेंस में, स्टेटस के सेम सेंस में, और जैसे फैसिलिटीज़ या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते वक्त जो भी चीज़ें हैं वेलफेयर से रिलेटेड मेनली उसको प्रमोट करना है। ये बताया गया आर्टिकल 38 के अंदर में। उसके बाद आर्टिकल 39 में ये बताया गया है कि जो स्टेट है वो सिक्योर करेगा, क्या क्या सिक्योर करेगा। सबसे पहली चीज़ तो एडेक्वेट लाइवलीहुड, ओके, जीवन जीने के लिए जो मिनिमम जो भी चीज़ें चाहिए, ठीक है, उसको सिक्योर करेगा। देन देन दूसरी चीज़ ये कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज स्टेट डिस्ट्रीब्यूट करेगा फॉर द पीपल उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। देन थर्ड इज द जो वेल्थ है, जो कॉन्सेंट्रेट होती है वेल्थ को, उसको क्या करेगा, ये प्रिवेंट करेगा। देन प्रिवेंशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वेल्थ, ठीक है, ये एक क्या है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल है अंडर आर्टिकल 39। देन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यहाँ पे ये बात हो रही है कि जो मैन है और वीमेन है इनके बीच में अगर काम इक्वल है तो इक्वल पे होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए, मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बिटवीन द मैन एंड वीमेन के बीच में। देन देन हेल्थ, ओके, हेल्थ, अच्छा हेल्थ प्रोवाइड करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि जो भी चिल्ड्रन है, ओके, उनको हेल्दी डेवलपमेंट करना चाहिए और अच्छा माहौल बनाना चाहिए इनके डेवलपमेंट के लिए। ये बताया गया अंडर आर्टिकल 39। अब बात करेंगे हम आर्टिकल 4। आर्टिकल देखिए आर्टिकल ये हो गया आर्टिकल 39, ठीक है। अब हम ये देखिए अभी है आर्टिकल 39A। अब देखो आर्टिकल 39A में ये बताया गया है कि जो स्टेट है वो क्या करेगा, प्रोमोट करेगा इक्वल एड, ओके, जो भी इक्वल एड है टू द पुअर, मतलब गरीब व्यक्ति के लिए इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड प्रोवाइड करेगा फॉर द पुअर। ये बताया गया आर्टिकल 39A के जरिए।
आर्टिकल 39A में ये बताया गया है कि जो स्टेट है वो प्रमोट करेगा इक्वल जस्टिस एंड ऑल्सो प्रोवाइड करेगा जो भी गरीब जनता है, जो भी गरीब लोग हैं उनके लिए फ्री लीगल एड प्रोवाइड करेगा, कानूनन जो सहायता है उसको उसको फ्री में प्रमोट करेगा। देन अंडर आर्टिकल 41, अंडर आर्टिकल 41 जो स्टेट है वो सिक्योर करेगा, एक तो राइट टू वर्क सिक्योर करेगा, देन सेकंड इज द एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, और दूसरी चीज ये कि जो भी अनएम्प्लॉयमेंट या ओल्ड एज या जो भी सिकनेस होते या डिसेबिलिटीज जो वाले लोग जो होते उनके लिए ये सभी चीज़ें जो मैं बताया, एक तो वर्क हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सभी चीज़ें इनको प्रोवाइड करेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि उनके लिए पब्लिक असिस्टेंट भी प्रोवाइड करेगा। मतलब ये कि अगर डिसेबिलिटीज़ वाले लोग हैं तो उनके लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करेगा स्टेट। उसके बाद अगर ओल्ड एज लोग हैं, मतलब ओल्ड एज पीपल है, तो उनके लिए जो उनके लिए आवश्यक चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करेगा। इस तरह से जो स्टेट है वो सिक्योर करेगा सबसे पहली चीज़ तो राइट टू वर्क और एजुकेशन, उसके बाद जो ओल्ड एज है, उसके बाद सिकनेस है, डिसेबिलिटी से या जो भी अनएम्प्लॉयमेंट है उनके लिए जो भी पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है स्टेट वो प्रोवाइड करेगा अंडर आर्टिकल 41। अब बात करेंगे आर्टिकल 42 में क्या लिखा है। आर्टिकल 42 में ये है कि जो स्टेट है वो ऐसे प्रोविजंस बनाएगा जिससे कि जो 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 वर्किंग कंडीशन है उसको अच्छे से बनाया जा सके। मतलब जो वर्किंग कंडीशन ऐसी बनाए जिससे कि जो आदमी है, जो भी काम कर रहा है वर्कर, वो अच्छे से कर सके। और दूसरी चीज़ मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है यहाँ पे, तो मैटरनिटी रिलीफ भी प्रोवाइड किया जाता है, प्रोवाइड किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 42। देन आर्टिकल 43, ये सभी क्या है, ये सभी सोशलिस्ट प्रिंसिपल से, मतलब सोसाइटी में क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है उसको प्रोवाइड किया जा सकता है। और इसको जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल है इसको सोसाइटी के बेस पे इसको डिवाइड किया गया है। देन 43, आर्टिकल 43 ये बोलता है कि जो स्टेट है वो सिक्योर करेगा जो भी लिविंग वेजेस है, मतलब जीने के लिए जो भी आवश्यक जो भी वेज है या एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, सोशल या कल्चर अपॉर्चुनिटी है वर्कर के लिए, ये सभी प्रोवाइड करेगा अंडर आर्टिकल 43। तो अंडर आर्टिकल 43 जो स्टेट है वो सिक्योर करेगा तो लिविंग वेज, उसके बाद जो भी डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ चाहिए, मतलब जो भी जीने के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें चाहिए, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, उसके बाद एक अच्छा एटमॉस्फेयर हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ये सभी चीज़ें स्टेट प्रोवाइड करेगा। देन अंडर आर्टिकल 43A, अंडर आर्टिकल 43A जो स्टेट है उसमें वो क्या करेगा, वो प्रमोट करेगा मेनली पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, ओके, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में वर्कर का पार्टिसिपेशन भी प्रमोट करेगा स्टेट अंडर आर्टिकल 43, जिससे क्या हो जाएगा, वर्कर को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और अच्छा माहौल, एक अच्छा वर्किंग कंडीशन भी बना सकते हैं। देन अंडर आर्टिकल 47, अंडर आर्टिकल 47 ये बात होती है कि जो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड लिविंग लाइफ जीने के लिए, ठीक है, एक डिफिशिएंट लाइफ जीने के लिए जो भी पब्लिक हेल्थ की आवश्यकता है उसको इम्प्रूव किया जाए, न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ावा देना चाहिए, ये मेनली मकसद है आर्टिकल 47 का। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या देखा, सोशलिस्ट प्रिंसिपल देखा। सोशलिस्ट प्रिंसिपल में हमने ये देखा कि सबसे पहली चीज़ कि एक तो वेलफेयर प्रोवाइड करना है अंडर आर्टिकल 38, अंडर आर्टिकल 39, ठीक है, लाइवलीहुड, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, प्रिवेंशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, हेल्थ एंड चिल्ड्रन का जो भी मतलब एक अच्छी लाइफ, ठीक है, बच्चों के लिए जो एक अच्छी लाइफ है वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है, हेल्दी डेवलपमेंट करेगा। देन 39A के तहत में क्या क्या होगा, राइट टू वर्क मिलेगा। उसके बाद देखिए अंडर आर्टिकल 39, अंडर आर्टिकल 39 इक्वल जस्टिस दिया जाएगा, इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाएगा पुअर लोगों के लिए। देन अंडर आर्टिकल 41 सिक्योर करेंगे राइट टू वर्क, उसके बाद राइट टू वर्क के साथ साथ एजुकेशन, और जो मतलब जैसे डिसेबिलिटीज लोग हैं, उसके बाद ओल्ड एज है, सिकनेसेस है, अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं, उनके लिए पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा अंडर आर्टिकल 41। और आर्टिकल 42 के तहत बात की गई है टू मतलब
42 के तहत कि ऐसे प्रोविजन बनाए जाए स्टेट के द्वारा जिससे वर्किंग कंडीशन अच्छी हो और मैटरनिटी रिलीफ भी प्रोवाइड किया जा सके। देन आर्टिकल 43 के तहत सिक्योर करने की बात करता है जो लिविंग वेजेस है उसको, साथ ही साथ एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी जितने भी वर्कर्स है उस सभी के लिए अंडर आर्टिकल 43। और 43A में पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना है, सिक्योर करना है, इसकी बात हो रही है यहाँ पे। ये मेनली स्टेट के लिए डायरेक्शन है कि स्टेट ये सभी काम करेगा। उसके बाद न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाएगा अंडर आर्टिकल 47। तो ये सभी क्या है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। अभी हम बात करेंगे गांधीयन प्रिंसिपल की। ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल में मेनली किस बात की बात होती है, जैसे विलेज पंचायत हो गया, कॉटेज इंडस्ट्री हो गया, कॉरपोरेशन, ये सभी चीज़ों की जो मेनली गांव से पंचायत से रिलेटेड है। तो इसमें अंडर आर्टिकल 40 ये बात की गई है कि जो स्टेट है ऑर्गेनाइज करेगा विलेज पंचायत को। उसके बाद ये ध्यान में रखेगा कि जो विलेज पंचायत है इनको एक सफिशिएंट पावर प्रोवाइड करेगा। उसके बाद उनको अथॉरिटी प्रोवाइड करेगा सो दैट वो क्या करेंगे, सेल्फ गवर्नमेंट की तरह काम करेंगे। ये बात हो रही है अंडर आर्टिकल 40 में। उसके बाद आर्टिकल 43 में मेनली प्रोमोट करते कॉटेज इंडस्ट्री की बात हो रही है कि स्टेट को क्या करना चाहिए, प्रोमोट करना चाहिए कॉटेज इंडस्ट्री को। ठीक है, और जिससे क्या हो जाएगा, रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। देन अंडर आर्टिकल 43B में ये बात हो रही है कि जो स्टेट है वो प्रोमोट करेगा, क्या प्रोमोट करेगा, एक तो वॉलंटरी फॉर्मेशन या ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल या प्रोफेशनल मैनेजमेंट वाली कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, मतलब ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो कि क्या हो, ऑटोनॉमसली फंक्शन कर सके, डेमोक्रेटिक कंट्रोल हो उसका और प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो। इस टाइप की कॉटेज कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करने की बात हो रही है अंडर आर्टिकल 43B के तहत। देन अंडर आर्टिकल 46 ये बात होती है इस गांधी प्रिंसिपल के अंडर में कि जो स्टेट है वो प्रमोट करेगा एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ठीक है, SC ST का और जो भी वीकर सेक्शन है इन सभी के लिए एजुकेशन और इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसको अच्छे से प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी सोशल इनजस्टिस होता है या जो भी एक्सप्लॉयटेशन होता है उन सभी से बचाएगा स्टेट अंडर आर्टिकल 46। देन अंडर आर्टिकल 47 जो स्टेट है वो प्रोहिबिट करेगा जो भी कंजम्पशन होते हैं ऑफ द इनटॉक्सिक, और इनटॉक्सिक ड्रिंक हो सकता है, ड्रग्स हो सकता है, या जो ऐसी चीज़ें जो मेनली इंज्योर करती है हेल्थ के लिए। तो हेल्थ को जो इंज्योर करती है ऐसी चीज़ों को जो स्टेट है वो क्या करेगा, प्रोहिबिट करेगा। ठीक है, ये बताया गया आर्टिकल 47 के अंदर में। और आर्टिकल 47 हो गया। 48 में प्रोहिबिशन की बात हो रही है जो भी स्लग टाइप का, जैसे काऊ हो गया, देन कैल्स हो गया, या अदर जो भी कैटल्स हो गया, इन सभी को और इनकी जो ब्रीड की जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने की बात हो रही है अंडर आर्टिकल 48 में। ठीक है, तो ये हो गए गांधीयन प्रिंसिपल जिसमें विलेज पंचायत की बात होती है अंडर आर्टिकल 40, कॉटेज इंडस्ट्री की अंडर 43, देन कोऑपरेटिव सोसाइटी 43B। उसके बाद प्रोमोट करने की बात होती है एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द SC ST एंड वीकर सेक्शन अंडर आर्टिकल 46। देन प्रोहिबिट करने, स्टेट को बोलता है प्रोहिबिट करने के लिए फॉर द कंजप्शन ऑफ द इनटॉक्सिक ड्रिंक की 47 के अंदर में। और 48 में ये बोलता है कि जो भी ये कैटल्स है, ठीक है, इनके जो ब्रीड है उनको इम्प्रूव करने की बात हो रही, मतलब इनके जो चारा भी होता है उनको अच्छा अच्छा चारा, मतलब अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करना है, उनको खाने वाली जो भी चीज़ें है उसको इम्प्रूव करना है। ठीक है, इस तरह से ये सभी क्या है, गांधीयन प्रिंसिपल है। अभी हम बात करेंगे लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल की। देखिए, इसके तहत अंडर आर्टिकल 47 ये बताया गया है कि जो स्टेट है वो सिक्योर करेगा सभी सिटीजन के लिए, देश के सभी सिटीजन के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, ओके, थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, ये बात हो रही है अंडर आर्टिकल 47। देन अंडर आर्टिकल 45, अंडर आर्टिकल 45 जो स्टेट है वो प्रोवाइड करेगा अर्ली चाइल्डहुड केयर। ठीक है, जो भी बच्चे 6 साल से कम एज के उनको क्या करेगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर, अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करेगा। कौन, स्टेट प्रोवाइड करेगा। उसके बाद अंडर आर्टिकल 48 जो स्टेट है वो ऑर्गेनाइज करेगा एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, जिससे क्या हो सकेगा, जिससे एक मॉडर्न और साइंटिफिक
सोसाइटी बन पाएगी। ये बात हो रही है अंडर आर्टिकल 48। अब उसके बाद का जो प्रिंसिपल है दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, ओके, एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट अंडर आर्टिकल 48A। ये हुई 48A में, सॉरी 48 में एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की। देन इन 48A क्या है, प्रोटेक्शन करने की बात करता है स्टेट को इन्वायरमेंट को, सो दैट क्या हो सके, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट होने से जो भी वाइल्ड लाइफ है उनको एक सेफ गार्ड प्रोवाइड हो सके। सो दैट इज प्रोवाइडेड थ्रू द आर्टिकल 48A। देन अंडर आर्टिकल 49, अंडर आर्टिकल 49 किस चीज़ की बात हो रही है, प्रोटेक्शन ऑफ द मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, जो भी प्लेस या जो भी आर्टिस्ट या जो भी हिस्टोरिकल जो भी चीज़ें होती है नेशनल इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें उनको प्रोटेक्ट करने की बात होती है, ठीक है। ये हो रही अंडर आर्टिकल 49। उसके बाद अंडर आर्टिकल 50 जो स्टेट है वो ये ध्यान रखेगा कि जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव दोनों में सेपरेशन बना रहे। उसके बाद आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 मेनली प्रमोट करता है इंटरनेशनल पीस को और सिक्योरिटी को। स्टेट को ये बोलता है आर्टिकल 51 कि आप प्रमोट कीजिए इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को। ये थे, ठीक है, ये थे लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। अब हम कुछ क्रिटिक्स की बात करेंगे जो मेनली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं। तो कौन से बेस पे क्रिटिसाइज करते हैं, वो ये बोलते हैं कि यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में कोई लीगल फोर्स नहीं है जिससे कि उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, बल्कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज क्या है, ये नाम से पता चल रहा है, ये डायरेक्शन से, ठीक है, जो भी स्टेट पॉलिसी बनाएगा उसके लिए ये क्या है, डायरेक्शन से, डायरेक्शन मतलब ऐसे प्रिंसिपल से जो मेनली डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं फॉर द स्टेट वाइल मेकिंग द पॉलिसीज। तो जो क्रिटिक्स है वो ये बोलते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई लीगल फोर्स नहीं है। दूसरी चीज, इसको इलॉजिकली अरेंज किया गया है। इलॉजिकली अरेंज किया करने का मतलब ये है कि इसको किसी फिलॉसफी के तहत इसको एक सिस्टमैटिक और एक प्रॉपरली तरीके से क्लासीफाई नहीं किया गया है, लॉजिकली इसको अरेंज नहीं किया गया है। उसके बाद कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव बोलते हैं ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को कंजर्वेटिव बोलते हैं। कंजर्वेटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो लिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये 19th सेंचुरी के जो पॉलिटिकल फिलोसॉफी है वहां से लिया गया है, तो इसलिए इसको कंजर्वेटिव बोला गया। देन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज क्या हो रहा है, सेंटर और स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। उसके बाद प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में, इस टाइप से कॉन्फ्लिक्ट होता है, बोलते हैं ये क्रिटिक्स। तो ये सभी क्या है, मेनली क्रिटिसिज्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के। बोलते हैं कि नो लीगल फोर्स है इसमें, इलॉजिकली अरेंज है, कंजर्वेटिव है, पुराने तरीके से है ये, ठीक है, मॉडर्न तरीके में ये यूज़ होगा कि नहीं इसका पता नहीं। देन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। इस तरह से इसको क्रिटिसाइज किया जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज को। अब समझेंगे इसकी यूटिलिटी क्या है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की यूटिलिटीज क्या है। सबसे पहले ये सभी अथॉरिटीज को एक डायरेक्शन, एक इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गए सभी अथॉरिटीज के लिए कि उनको किस तरह से जो भी पॉलिसी बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखेंगे, ये बताया गया है इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंदर में। उसके बाद ये बहुत यूजफुल हो जाते हैं कोर्ट के लिए, एक बीकॉन लाइट की तरह यूज होते हैं, क्योंकि ये मेनली ये किस लिए यूज हो रहे हैं कोर्ट में, टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करने के लिए यूज होते हैं, मतलब ये यूज करते हैं ये कोर्ट, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर में क्या हो रहा है, जो भी स्टेट के एक्शन होते हैं, ठीक है, जो भी स्टेट की एक्शन होगा तो उसको डोमिनेट करने का काम भी ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को करता है। क्योंकि क्या हो रहा है, स्टेट को ये डायरेक्शन दे रहा है, तो स्टेट जो है अपनी आर्बिट्री एक्शन नहीं यूज कर सकता है, उसको इस जो भी ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंदर में लिखा है उसको भी ध्यान में रखना होता है वाइल मेकिंग द पॉलिसीज। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं स्टेट के एक्शन को। देन ये क्या है, जो भी प्रियम्बल के अंदर में बोला गया है कि जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, लिबर्टी प्रोवाइड करेंगे, इक्वलिटी प्रोवाइड करेंगे, फ्रैटर्निटी प्रोवाइड करेंगे, तो उसको ये एम्पलीफाई करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। मतलब इसको एक रन, ठीक है, इसको एक इसको इसके लिए यूज होते में लिए, मतलब जो प्रियम्बल में लिखा गया है उसको एम्पलीफाई करता है, इसको इफेक्ट देता है, ठीक है। कौन, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। अब हम समझेंगे ये जो फंडामेंटल राइट है और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से इन दोनों में क्या डिस्टिंक्शन है, क्या डिफरेंट है। सबसे
पहली चीज़ तो देखिए, ये जो फंडामेंटल राइट्स है, इससे जो भी स्टेट की एक्शन होती है उसको प्रोहिबिट करता है ये फंडामेंटल राइट। और ये क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिटी, ये डायरेक्शन है स्टेट के लिए। तो हम बोल सकते हैं जो फंडामेंटल राइट्स है ये क्या है, निगेटिव है स्टेट के लिए, बट जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से ये क्या है, पॉजिटिव है स्टेट के लिए, क्योंकि ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है और यहाँ पे जो भी एक्शन होते हैं उसको प्रोहिबिट करता है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, स्टेट की एक्शन को। उसके बाद जो फंडामेंटल राइट है ये क्या है, जस्टिसेबल है। अंडर आर्टिकल 32 आप सुप्रीम कोर्ट मूव हो सकते हैं, लेकिन जब वायलेशन होती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो आप कहीं पे भी नहीं जा सकते, किसी भी कोर्ट में जस्टिफिकेशन के लिए नहीं जा सकते। देन तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन जस्टिसेबल बोलेंगे। जो फंडामेंटल राइट है ये क्या इस्टेब्लिश करते हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करते हैं, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने अभी देखा किस तरह से सोशल प्रिंसिपल्स इसके अंदर में बताए गए हैं। उसके बाद ये आपको एक लीगल सैंक्शन प्रोवाइड करता है, बट की डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपको मोरल और पॉलिटिकल सैंक्शन प्रोवाइड करता है, आपको ये बताता है कि आपको ये सभी चीज़ें आने वाले फ्यूचर में मिलेंगे, ठीक है। तो आपको एक मोरली क्या कर रहा है, ये मोटिवेट कर रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। देन जो फंडामेंटल राइट्स है ये क्या है, मेनली प्रमोट करता है वेलफेयर, इंडिविजुअल के वेलफेयर के लिए ये फंडामेंटल राइट्स, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए है, ठीक है। उसके बाद जो फंडामेंटल राइट्स है ये ऑटोमेटिकली इन्फोर्स होते हैं, बल्कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से इसको स्टेट की आवश्यकता पड़ती है, स्टेट इसके हिसाब से कानून बनाता है, फिर ये क्या होते हैं, इम्प्लीमेंट होते हैं, इन्फोर्स होते हैं। तो इसको बोल सकते हैं हम, ये ऑटोमेटिकली इन्फोर्स नहीं होते, जबकि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली इन्फोर्स होते हैं। देन इसके वायलेशन पे आप क्या है, आप कोर्ट जा सकते हैं, तो कोर्ट उसके ऊपर आपको जस्टिस प्रोवाइड करेगा, तो कोर्ट क्या है, बाउंड हो जाता है, बिकॉज अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट से आपको न्याय पाना, ठीक है, ये भी आपका एक फंडामेंटल राइट है। तो इसीलिए जो कोर्ट है वो बाउंड हो जाता है, बल्कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के केस में जो स्टेट है वो बाउंड नहीं होता है टू प्रोवाइड द जस्टिस। तो ये हो गया डिस्टिंक्शन बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक है। तो इसको अगर हम रिवाइज करें तो ये निगेटिव कैरेक्टर का है, ये पॉजिटिव कैरेक्टर का है, ये जस्टिसेबल है, ये नॉन जस्टिसेबल है, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करता है, ये सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इसको इस्टेब्लिश करता है, ये लीगल सैंक्शन प्रोवाइड करता है, फंडामेंटल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपको मोरल और पॉलिटिकल सैंक्शन प्रोवाइड करता है, ये इंडिविजुअल का वेलफेयर देखता है, ये पूरे कम्युनिटी का वेलफेयर देखता है, ये ऑटोमेटिक इन्फोर्स होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑटोमेटिक इन्फोर्स नहीं होते, इसको स्टेट को लॉ बनाना पड़ता है इसके ऊपर। देन कोर्ट इसके लिए बाउंड होता है जब ये वायलेट होते, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के केस में जो स्टेट है वो बाउंड नहीं होता है जब ये वायलेट होते तब। तो ये है मेनली डिस्टिंक्शन बिटवीन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज एंड फंडामेंटल राइट्स। ओके, तो इस वीडियो के अंदर में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले तो हमने ये देखा कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से इसके क्या क्या फीचर्स है, ठीक है, इसके फीचर्स को हमने जाना। उसके बाद क्लासिफिकेशन देखा हमने, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। उसके बाद हमने ये देखा कि इसके क्रिटिक्स क्या बोलते हैं, ठीक है, जैसे नो लीगल फोर्स बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्लीट बोलते हैं, कंजर्वेटिव बोलते हैं, इलॉजिकल अरेंजमेंट बोलते हैं, ये सभी देखा। उसके बाद यूटिलिटी देखा हमने कि इसके कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, कोर्ट किस तरह से यूज़ करता है, ये सभी। और उसके बाद हमने फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या डिस्टिंग्विश है, ये हमने इस वीडियो के अंदर में जाना। तो इस तरह से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को एक कंप्लीट हमने जानने की कोशिश किया। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज को हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।